शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमावत, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्षण, टेस्टिस। वर्षण के बारे में हमने कल थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था कि जो वर्षण है वो प्राथमिक जननांग होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक जननांग होते हैं। वर्षण को प्राथमिक जनन अंग क्यों कहते हैं? वर्षण को प्राथमिक जनन अंग क्यों कहते हैं? वर्षण को प्राथमिक जनन अंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये युग्मकों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं भाई? ये जो हैं वो युग्मक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मक। ठीक है। और यहाँ पर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में युग्मक कौन से रहेंगे? शुक्राणु। कौन से रहेंगे? शुक्राणु। इनको इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, ये भी याद रख लेना। क्या कहते हैं? स्पर्म। ठीक है। और अंडाणु को ओवम कहते हैं। अंडाणु को ओवम और शुक्राणु को स्पर्म कहेंगे। ठीक है। अब वर्षण के बारे में हमें जानना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि वर्षण जिस लोकेशन पर रहते हैं वो वर्षण कोश की स्ट्रक्चर कैसी रहेगी। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ठीक है। ये अलग से थोड़ा सा डायग्राम बना के बता रहा हूं। जैसे मान लो ये वर्षण कोश है। क्या है? वर्षण कोश में 3 लेयर होती हैं भाई। कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर। एक बाहर की लेयर, एक अंदर की लेयर और एक सबसे अंदर। समझ में आ गई बात? ये बाहर की जो लेयर है इसको हम क्या कहेंगे? त्वचा। क्या कहेंगे? ठीक है। और ये जो लेयर है इसको हम कहेंगे डार्टोस्पेसी। मतलब ये जो लेयर है वो डार्टोस्पेसी के रूप में रहती है। किसके रूप में रहती है? डार्टोस्पेसी। और जो लास्ट वाली है वो है क्रीमेस्टर। कौन सी है? क्रीमेस्टर। क्लियर? ये वर्षण कोश है। एक बार आप इस डायग्राम में देखो। कल जो डायग्राम बनाया था नर जनन तंत्र का, उसमें वर्षण कोश का नाम लिखा था। वर्षण कोश के अंदर वर्षण होते हैं। वर्षण कहाँ पर स्थित होते हैं? वर्षण कोश में। ठीक है। तो वर्षण कोश कुछ इस तरीके से हमने बनाया। अब ये डिवाइड रहता है 2 भागों में। इस वाले भाग में एक वर्षण और इस वाले भाग में एक वर्षण। वर्षण संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? तो ये एक सेप्टम द्वारा डिवाइड रहते हैं। इधर एक और इधर एक, यानी लेफ्ट साइड में भी एक और राइट साइड में भी एक। ठीक है। ये वर्षण है। अब ये जो वर्षण है तो ये अंदर वर्षण कोश के अंदर ये एक स्पंज स्ट्रक्चर पर टिका रहता है। एक स्पंज स्ट्रक्चर पर। इस स्पंज स्ट्रक्चर का नाम होता है गुबर्नेकुलम। क्या नाम होता है भाई? गुबर्नेकुलम। बात समझ में आ गई? ये बात आ गई? ठीक। वर्षण है एक प्रकार से ये जनरेट करते हैं। किसको? स्पर्म को। किसको जनरेट करते हैं? स्पर्म को। तो इन वर्षण के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं उनको पोषण चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। पोषण चाहिए ना। तो पोषण उनको कहाँ से मिलेगा? ब्लड से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? ब्लड से। तो ब्लड के लिए, ब्लड आने के लिए और जाने के लिए इसमें होती है सीरा और धमनी। जैसे मान लो मैंने एक बना दी सीरा और एक बना दी मैंने धमनी। हम थोड़ा सा कलर दूसरा लेते हैं एक बार। सीरा और धमनी हो गया। क्लियर? ब्लड आ रहा है, सेल के अंदर ब्लड आ रहा है
पोषक पदार्थ लेके आ रहा है तो सेल का जो अपशिष्ट होता है वो भी बाहर निकलेगा। तो एक आने के लिए चाहिए उसको और एक जाने के लिए चाहिए। हो गई बात। एक इसमें होती है शुक्रवाहिनी। क्या होती है? शुक्रवाहिनी। क्या होती है? शुक्रवाहिनी। ठीक है। एक इसमें होती है तंत्रिका। क्या होती है? क्या होती है? आने के लिए, इसके अंदर आने के लिए एक शुक्रवाहिनी होती है, एक तंत्रिका होती है, एक धमनी होती है और एक शिरा होती है। इन चारों को हम कंबाइंड रूप से स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक या स्पर्मेटिक रज्जु। क्या कहेंगे? स्पर्मेटिक रज्जु। तो इधर से भी एक स्पर्मेटिक रज्जु निकलेगा, दोनों में रहेगा स्पर्मेटिक रज्जु। तो एक इधर से निकलेगा स्पर्मेटिक रज्जु और एक इधर से निकलेगा। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होती है ऊपर, ये देखो, मैं थोड़ा सा आपको, अब कल वाला डायग्राम है नहीं, ये जो सिस्टम होता है, ये जो सिस्टम होता है, ये उधर कुआं के बाहर, ये शरीर से बाहर आउटर ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, ये हो गए आउटर ऑर्गन्स। ठीक है, लेकिन ये जो शिरा धमनियां, ये किसके अंदर प्रवेश कर रही हैं? ऊपर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, यानी उधर, ये उधर। समझ में आ गई? ये लोकेशन समझ में आ गई आपको? ये जो सिस्टम है वो शरीर के बाहर रहता है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो शुक्रवाहिनी है, ये तंत्रिका, ये किसके अंदर प्रवेश कर रही है? उदर गुहा में। किस में प्रवेश कर रही है? अच्छा, यहाँ पर देखो, ये एक छोटी सी एक नाल सा होता है। क्या होता है? इसको कहते हैं वक्षण नाल। वक्षण नाल क्या कहते हैं? अब आपको बात याद रखनी है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, बच्चा माँ के पेट में होता है, और हम किसको पढ़ रहे हैं? नर जनन तंत्र को। तो जो माँ के पेट में है वो नर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब 7वें महीने में पहुंचता है वो, कौन से महीने में भाई? ये जो गर्भावधि होती है वो कितनी होती है? कल बताया मैंने, 9 मंथ की। कितनी होती है? 9 महीने की होती है। जब 7वें महीने में पहुंचता है बच्चा, तो इतने दिन तो 7 महीने तक तो ये दोनों वर्षण जो होते हैं ये बच्चे के पेट में होते हैं। समझ में आ रही है बात? कहाँ होते हैं? बच्चे के पेट में। कहाँ होते हैं? 7वें महीने के अंत तक ये दोनों वर्षण उसके पेट में से उतर कर, यानी उसके उदर गुहा में से उतर कर वर्षण कोश में आ जाते हैं। समझ में आई बात? उसका भी केस बताऊंगा आपको, सारा क्लियर करूंगा। पहले मेरे को ये बात बताओ, ये बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला? मैंने ये बात बताई कि जब बच्चा 7वें मंथ तक रहता है, 7वें मंथ तक पहुंचता है, तो इससे पहले तो जो वर्षण होते हैं ये वर्षण कोश में नहीं होते भाई, ये उसके उदर गुहा में होते हैं। कहाँ होते हैं? लेकिन जैसे ही 7वें महीने के अंत तक आता है तो उदर गुहा से वक्षण नाल के जरिए उतर कर किस में आ जाते हैं? वर्षण कोश में। किस में उतर कर आ जाते हैं? फिर ये वक्षण नाल उत्तकों द्वारा बंद हो जाती है। समझ में आ गई बात? क्लियर? लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखो, ये एक तरीके का एक डिजीज है इन मेल। ठीक है, एक तरीके की डिजीज है ये। तो ये जो उत्तकों से ढका हुआ ये वक्षण नाल है, कभी कभी ऐसे मान लो खुल जाता है। ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज, चोट लगने से खुल जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जब ये खुल गया तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? जब ये खुल जाता है तो क्या होगा? नहीं, वर्षण वापस उधर में नहीं जाएंगे, वर्षण वापस उधर में नहीं जाएंगे। ये जो पेट के अंदर जो सिस्टम होता है, जैसे आंतें भी होती हैं, पेट का फ्लूइड भी होता है, वो इसमें आ जाता है। और ऐसी कंडीशन में वर्षणों के अंदर सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है?
और इस कंडीशन को हम कहते हैं हर्निया। क्या कहते हैं? हर्निया कई प्रकार का होता है। यहाँ पर जो हर्निया है वो इग्वाइनल हर्निया कहलाता है। कौन सा कहलाता है? इग्वाइनल हर्निया। बात समझ में आई? समझ में आई? ठीक है। अगर किसी बच्चे का जन्म हो गया और उसके वर्ण कोश में वर्ण नहीं आए, उसके वर्ण कोश में वर्ण नहीं आए, तो इस डिजीज को कहा जाता है क्रिप्टोऑर्किडिज्म। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोऑर्किडिज्म। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोऑर्किडिज्म। ठीक है। फिर ऑपरेट करना पड़ता है। ऑपरेशन के जरिए डॉक्टर ऑपरेशन करके ये जो वर्ण होते हैं उनको वर्ण कोश में लाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर? इतनी बातें क्लियर? गुबर्नेकुलम वो स्ट्रक्चर होती है जहां पर वर्ण जो होते हैं वर्ण कोश में एक जुड़े रहते हैं, स्थित रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? गुबर्नेकुलम। स्पर्मेटिक कॉर्ड वो स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर 4 चीजें होती हैं, तंत्रिका, शुक्रवाहिनी, धमनी और सिरा। ठीक है। तो दोनों तरफ से एक एक स्पर्मेटिक कॉर्ड अंदर आ जाएगा। दोनों तरफ से एक एक स्पर्मेटिक कॉर्ड अंदर आ जाएगा। अच्छा, ये जो वर्ण की हम बात कर रहे हैं, जो वर्ण कोश में होते हैं, तो जो वर्ण कोश होता है, जो वर्ण कोश होता है वो बाहर, ये जो लाइन है बाहर बाहर की तरफ से शो होती है, ऐसे थोड़ी कटी हुई, ऐसे कटी हुई शो होती है बाहर की तरफ से। समझ में आ रही है बात? ये लाइन ऐसी की ऐसी दिखाई देती है बाहर की तरफ से। ठीक है। इसको रेफी कहा जाता है। रेफे कह दो या रेफी कह दो। क्या कहा जाता है? रेफे। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? नॉर्मली इसका फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायटोस्पेसी का। किसका फंक्शन? डायटोस्पेसी का। जो शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है, जो शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है वो शुक्र जनन की प्रक्रिया में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण। क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण। क्लियर? बात समझ में आई? अच्छा, अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? लेकिन इतने टेम्परेचर में शुक्र जनन की प्रक्रिया नहीं होती, उससे 2 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। 2.5 भी चल जाता है, 2 भी चल जाता है। ठीक है। इतना टेम्परेचर कम चाहिए। ठीक है। बात समझ में? अच्छा, पहले तो प्रश्न ये आया कि वर्ण जो होते हैं वर्ण कोश में उदर गुहा के बाहर ही क्यों होते, अंदर क्यों नहीं होते वो? क्योंकि शरीर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, इतने टेम्परेचर में वो शुक्र जनन की प्रक्रिया नहीं संभव नहीं है। ठीक है। इसलिए वर्ण जो होते हैं वर्ण कोश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? उदर गुहा के बाहर स्थित। ठीक है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब सर्दी और गर्मी, सर्दी और गर्मी में और प्रॉब्लम होती है। सर्दी और गर्मी में और प्रॉब्लम होती है। जैसे सर्दियों में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर और नीचे जा सकता है। जरूरी थोड़ी 34 डिग्री पे रहे, 30 भी जा सकता है, इससे नीचे भी चला जाए। तो ऐसी कंडीशन में डार्टोस मसल्स जो होती है, डार्टोस पेशी जो होती है, वो इस वर्ण कोश को कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। क्या कर देगी? संकुचित कर देगी। और संकुचित करने के कारण ये वर्ण कोश जो होता है पूरा ऊपर जाके बॉडी से चिपक जाता है। किससे चिपक जाता है? बॉडी से चिपक जाता है। क्लियर? क्योंकि इस टाइम पर इन वर्षणों को बॉडी का टेम्परेचर चाहिए। अब क्या चाहिए इनको? बॉडी का टेम्परेचर। क्यों चाहिए? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में डार्टोस मसल्स क्या करती है, डार्टोस पेशी क्या करती है, इन वर्षण कोश को उदर गुहा से सटा देती है एकदम।
ठीक है, और संकुचित कर देती है। क्लियर? अच्छा, गर्मियों के समय में क्या होता है, गर्मियों के समय में बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो और ज्यादा चला जाता है। ऐसी कंडीशन में ये जो डार्टोस मसल्स होती है वो इस वर्षण कोश को शिथिल कर देती है। क्या कर देती है? तो ये जो वर्षण कोश शिथिल हो जाता है तो पूरा नीचे की तरफ आ जाता है। दोनों कंडीशन टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए है। डार्टोस मसल्स जो होती है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इसको संकुचित भी करवा सकती है और इसको शिथिल भी करवा सकती है। सर्दियों के समय जो वर्षण कोश होता है वो शरीर से चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर मतलब 34 से कम जा सकता है। कितना जा सकता है? इतना यदि चला जाए तो ऐसी कंडीशन में इन वर्षणों को बॉडी का टेम्परेचर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो शुक्र जनन की प्रक्रिया कर सके। किसकी प्रक्रिया कर सके? बात क्लियर है? बात क्लियर है सारी? यहां पर वक्षणनाल की बात भी पूरी हो गई। वक्षणनाल की बात पूरी हो गई। अच्छा, यहां पर डार्टोस मसल्स की बात भी पूरी हो गई। ठीक है। अच्छा, ये क्रीमेस्टर हुई, ये स्किन हुई, ये नॉर्मली प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है। गुबर्नेकुलम सुरक्षा, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, प्रोटेक्ट करना। गुबर्नेकुलम एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिससे वर्षण कोश के अंदर जुड़ा रहता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर 4 चीजें होती हैं, तंत्रिका, शुक्रवाहिनी, धमनी और शिरा। ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया कि वर्षण कोश यानी जो वर्षण है वर्षण कोश में उदर गुहा के बाहर ही क्यों रहते हैं, अंदर क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि शुक्र जनन की प्रक्रिया के लिए 37 डिग्री से कम टेम्परेचर चाहिए और बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? अगर सर्दी और गर्मी में दिक्कत आती है तो डार्टोस मसल्स जो होती है वो तापमान को नियंत्रित कर देती है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं पर भी। ठीक है। अब हम वर्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक। अच्छा, वर्षण के बारे में पहले भी बात आ गई कि वर्षण जो होते हैं नर जनन तंत्र के अंदर मुख्य या प्राथमिक जनन अंग। आप इनको मुख्य भी कह सकते हो या फिर आप इनको प्राथमिक जनन अंग भी कह सकते हो। मुख्य या प्राथमिक जनन अंग। ठीक है, बात समझ में आई? इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। ये बात लिखी हुई है, ये प्राथमिक जनन अंग है। क्या है ये? प्राथमिक जनन अंग है। क्यों है भाई प्राथमिक जनन अंग? प्राथमिक जनन अंग क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि ये युग्मकों का निर्माण करता है। जो युग्मकों का निर्माण करे वो ही प्राथमिक जनन अंग। ये इसकी लोकेशन की बात करें तो आप अच्छी तरीके से बता सकते हो। अभी अभी मैंने टॉपिक क्लियर किया है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है? कहाँ होती है? वर्षण कोश में उदर गुहा के बाहर। कहाँ होती है? हाँ, क्लियर? एब्डोमिनल कैविटी के आउटर होती है इसकी, बिटवीन टू थाई, बिटवीन टू थाई। डार्टोस मसल्स का काम मैंने अभी अभी क्लियर किया। डार्टोस मसल जो होती है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। ठीक है, टेम्परेचर को कंट्रोल करती है सर्दियों में और गर्मियों में। सर्दियों के समय ये क्या कर देती है? सर्दियों के समय सर्दी में ये संकुचन करवा देती है। किसका? वर्षण कोश का। किसका? ध्यान रखना, वर्षण कोश का। और गर्मियों के समय ये इनको शिथिल कर देती है। क्या कर देती है? क्लियर? बात समझ में आई? यहां पर ये दे रखा है गुबर्नेकुलम, तो आप अच्छे से बता सकते हो गुबर्नेकुलम क्या है। गुबर्नेकुलम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो वर्षण कोश में वर्षण को जोड़े रखती है, जो वर्षण कोश में। ठीक है। अगली बात है स्पर्मेटिक रज्जु या स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये वो स्ट्रक्चर है जो वर्षण से लेकर उदर गुहा में प्रवेश करती है
और इसके अंदर कितनी चीजें होती हैं? कौन कौन सी? तंत्रिका, धमनी, शुक्रवाहिनी। क्लियर? टॉपिक क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, ये अपना हो गया। ठीक, अब हम बात करेंगे आंतरिक संरचना, वर्षण की आंतरिक संरचना। तो देखो, मैंने बताया कि वर्षण वर्षण कोश में रहते हैं और गुबरने कूलम पर स्थित होते हैं। अब इस वर्षण को बाहर निकालकर इसका कट सेक्शन देखा जा रहा है। क्या देखा जा रहा है? कट सेक्शन, है ना, या फिर आप कहो अनुप्रस्थ काट। क्या? अनुप्रस्थ काट। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट जब होता है, तो जब अनुप्रस्थ काट इसका लिया जाता है, तो अनुप्रस्थ काट में कुछ ऐसी संरचना दिखाई देती है। ठीक है, बात समझ में? ऐसी संरचना दिखाई देती है। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान से समझोगे, ठीक है, इसमें थोड़ी जटिलता है। क्लियर? आप एकदम ध्यान से समझिए इसको। ठीक, वर्षण की आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें, तो वर्षण की जो आंतरिक संरचना होती है, उसके अंदर हम सबसे पहले इसकी कवरिंग को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? कवरिंग, आवरण को। किसको पढ़ेंगे? आवरण को। किसको पढ़ेंगे? आवरण को। वर्षण जो होता है वो 3 आवरण द्वारा आवृत रहता है। क्लियर? कितने आवरण? 3 आवरण। सबसे बाहर के आवरण को कहा जाता है ट्यूनिका वेजाइनेलिस। क्या कहा जाता है? अंदर वाले को कहा जाता है एल्ब्यूजिनिया, और उससे अंदर वाले को कहा जाता है वेस्कुलोसा। क्लियर? ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये लिखने में ही हो गई मिस्टेक। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, एल्ब्यू। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेजाइनेलिस। हाँ, इंग्लिश में याद करने पड़ेंगे। नहीं, ठीक है, ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका, ये बहुत मिस्टेक हो गई। वेस्कुलोसा, एक बार रफ कॉपी में तीनों नाम नोट कर लोगे आप। ठीक है, ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्लियर? अब हम अपने डायग्राम पर आते हैं वापस से। ठीक है, ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, ये 3 नाम याद कर लो, आंतरिक संरचना पूरी है, ऐसे मान लो। ठीक है, देख लिया? ओके, अब हम सबसे पहले फर्स्ट लेयर को पढ़ते हैं, जिसका नाम है ट्यूनिका वेजाइनेलिस। कौन सी है? तो देखो, ट्यूनिका वेजाइनेलिस, यहां से ये पूरी है। समझ में आ गई बात? ये ऐसे लेके ऐसे पूरी आ रही है। देखो, इधर वाली भी काउंट कर रहा हूं मैं, इधर वाली भी काउंट कर रहा हूं, ये पूरी आ रही है। ये कौन सी है? ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ट्यूनिका वेजाइनेलिस क्या है? ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया लिख रखा है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया लिख रखा है, ये नंबर 1, ये नंबर 2। ठीक, और ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो होती है वो इसके अंदर होती है, वो समझाने में ही आएगी, आपको बता दूंगा कहाँ होगी। ठीक है,
बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं। देखो, मान लो कोई गुब्बारा है। क्या है? क्या है? गुब्बारा। आपने मान लो कोई गुब्बारा लिया, उसमें पूरी हवा मत भरो, उसमें थोड़ा उसको खाली छोड़ दो। क्या करें? थोड़ा उसको खाली छोड़ दो। अब आप उसको में उंगली को पिंच करें, ऐसे फोड़ना नहीं है, दूसरा नहीं है, बस वो एक ही है। बांध दो ना। मैं क्या कर रहा हूं, हवा कम कर लो, हवा क्या कर लो, कम कर लो, और उसको बांध दो, और उसके अंदर अंगुली पिंच करो, उसके अंदर अंगुली पिंच करो। जैसे आप अंगुली पिंच करते हो तो आप देखोगे आपकी अंगुली के ऊपर गुब्बारे की लेयर आती जाएगी, गुब्बारे की लेयर आती जाएगी। और ठीक है, बात समझ में आ गई? अब जैसे वर्षण है, वर्षण के अंदर बाहर से आकर स्पर्मेटिक कोड इंटर कर गया, तो जैसे इंटर किया, स्पर्मेटिक कोड में तो कितनी चीजें होती हैं, 4 चीजें होती है ना। स्पर्मेटिक कोड अंदर एंटर कर गया, तो जो वर्षण की जो लेयर है उसके ऊपर डबल लेयर उसने कवरिंग कर ली। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में? जैसे गुब्बारे की तरह की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। मान लो वर्षण है, उसके अंदर बाहर से स्पर्मेटिक कोड आके उसमें डिप करता है। जैसे इसमें डिप करता है तो वर्षण जो है वो खुद उसके ऊपर लपट जाता है। क्या कर लेता है? उसको कवर कर लेता। ये सिर्फ समझाने का है, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो जब वो इसको कवर करता है तो बाकी सारा तो कवर कर लेता है उसको, लेकिन एक जगह से छुटा रहता है। कहाँ से? बाक जहां से वो प्रवेश कर रही है। बाकी चारों तरफ तो डबल लेयर आ जाती है, लेकिन एक जगह छुटी रहती है। कहाँ? कहाँ से? जहां से स्पर्मेटिक कोड इसके अंदर एंटर करता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो देखो, मान लो ये जो है ये अधिवर्षण है। क्या है? ये शुक्रवाहिनी है। क्या है? हाँ, वर्षण, वर्षण के ऊपर अधिवर्षण, अधिवर्षण यहाँ खत्म हो जाएगा, और ये शुक्रवाहिनी, ये शुक्रवाहिनी ऊपर जाके मूत्रवाहिनी पर कुंडलित हो जाएगी। हाँ, ऐसे मान। ठीक है, समझ में आई? हाँ, तो अगर ये वासा डिफरेंशिया है, ये शुक्रवाहिनी है, इसके अंदर प्रवेश कर रही है, तो स्पर्मेटिक कोड के सारे ही तो कर रही है, स्पर्मेटिक कोड में ही तो है ये, उसके सारे इसके अंदर प्रवेश कर रही है। तो जैसे इसके अंदर गई तो वही गुब्बारे वाली स्ट्रक्चर बनी, और इसके ऊपर डबल लेयर आ गई। ये एक, ये और एक ये, लेकिन एक जगह से छूट गई, इतनी दूरी से। कहाँ से? जहां से वो प्रवेश करती है, जहां से वो प्रवेश करती है वहां से वो छूट गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम टूनिका वेजाइनलिस को पढ़ रहे हैं। टूनिका वेजाइनलिस जो होती है, टूनिका वेजाइनलिस जो होती है वो सबसे बाहरी लेयर होती है, आवरण की सबसे बाहरी लेयर होती है। यह लगभग पूरे वर्ण को कवर करती है, केवल इसकी पश्च सतह को छोड़कर। लगभग पूरे वर्ण को तो कवर कर लेती है, लेकिन ये पश्च सतह को छोड़कर, ये पीछे वाली सतह को छोड़कर लगभग पूरे वर्ण को कवर कर लेती है। ठीक है, ये खुद भी दो परतों से बनी होती है, जिन दो परतों का नाम होता है पेराइटल और विसरल। क्या नाम होता है? पेराइटल और विसरल, दो परतें होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो पहली बात में तो आप क्या बोलोगे? ट्यूनिका वेजाइनेलिस वर्षण की सबसे बाहर की लेयर होती है। ट्यूनिका वेजाइनेलिस वर्षण की सबसे बाहर की लेयर होती है।
यह लगभग पूरे वर्षण को कवर करती है, केवल इसकी पश्च सतह को छोड़कर, क्योंकि पश्च हाँ लिखो, क्योंकि पश्च सतह से स्पर्मेटिकोड जो होता है वो वर्षण में प्रवेश करता है, इसलिए पश्च सतह छुट्टी रहती है। पश्च सतह क्या रहती है? छुट्टी हुई रहती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर? अब बात करते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की। किसकी बात करते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो होती है वो सेकंड लेयर होती है। कैसी होती है? सेकंड लेयर होती है, और ये पूरे वर्षण को कवर करती है। ये कहीं से छुटी हुई नहीं होती, ये पूरे वर्षण को कवर करती है। ठीक है, ये पूरे वर्षण को कवर करती है, और श्वेत व सघन होती है। ये कैसी होती है? श्वेत व सघन होती है ये, और पूरे वर्षण को कवर करती है। इसकी भी पश्च सतह, इसकी भी पश्च सतह मोटी होकर, किसकी? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की। किसकी? कि पश्च सतह मोटी होकर, क्या? मोटी होकर, ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर पट्ट बनाती है। मोटी होकर एक ऊर्ध्वाधर पट्ट बनाती है। क्या बनाती है? ऊर्ध्वाधर पट्ट बनाती है, नहीं खड़ा पट्ट बनाती है ऐसे। ये देखो, ये इस ऊर्ध्वाधर पट्ट को कहा जाता है मध्य विभाजक वर्षण। मध्य विभाजक वर्षण किसे कहेंगे? आप वापस से बोलो। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया सबसे बाहर की परत होती है। क्या बोलोगे? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ट्यूनिका वेजाइनलिस के नीचे वाली परत होती है, और ये जो परत होती है श्वेत होती है और सघन होती है। इसकी पश्च सतह पीछे जाके मोटी हो जाती है, और मोटी होकर एक ऊर्ध्वाधर पट्ट बनाती है। इस ऊर्ध्वाधर पट्ट को क्या कहते हैं? मध्य विभाजक वर्षण। मध्य विभाजक वर्षण जो होता है, वर्षण को दो असमान भागों में बांट देता है। एक बड़ा कोष्ठ और एक छोटा कोष्ठ। तो ये वाला जो होता है, देखो दिख रहा है आपको, बड़ा हो गया। इस लाइन की इधर वाला जो आपको दिख रहा है वो छोटा हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या बोलोगे? मध्य विभाजक वर्षण, वर्षण को मध्य विभाजक वर्षण दो असमान भागों में बांट देता है। एक बड़ा कोष्ठ तथा एक छोटा कोष्ठ। एक बड़ा कोष्ठ तथा एक छोटा कोष्ठ। क्लियर? बड़े कोष्ठ में ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ही अनुप्रस्थ रूप से धस जाती है। देखो मैं इसको डार्क कर रहा हूं, एक ही लाइन को धस रही नहीं है अंदर की तरफ, नहीं समझे? बड़े कोष्ठ में ये वापस से ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ही बड़े कोष्ठ में अनुप्रस्थ रूप से धस जाती है। रवीना सही बैठ। बड़े कोष्ठ में धस जाती है। क्या करती है? कैसे? अनुप्रस्थ रूप से। देखो ऊर्ध्वाधर तो ऐसा होता है, अनुप्रस्थ ऐसा होता है। अनुप्रस्थ रूप से धस जाती है, और बड़े कोष्ठ को अनेक छोटे छोटे कोष्ठों में बांट देती है। जैसे ये हो गया एक, ये हो गया एक, ये हो गया एक, ये हो गया। समझ गए? बड़े कोष्ठ को अनेक छोटे छोटे कोष्ठों में बांट देती है। इन कोष्ठों को हम कहते हैं वर्षण
पालियां क्या कहते हैं? वर्षण पालियां कहते हैं। समझ में आ गई बात? और कितनी बनती है? 200 से 300। कितनी वर्षण पालियां बनती है? 200 से 300 तक वर्षण पालियां बनती है। ये वर्षण पालियां आंतरिक रूप से, ये वर्षण पालियां आंतरिक रूप से ट्यूनिका वेस्कुलोसा द्वारा आवृत रहती है। समझ में आ गई बात? तीसरी लेयर भी आ गई आपकी। ट्यूनिका वेस्कुलोसा द्वारा आवृत रहती है। वर्षण पालियां ट्यूनिका वेस्कुलोसा द्वारा आवृत रहती है। और ये वर्षण पालियां कितनी बनती है? 300। कितनी बनती है? 200 से 300। ठीक है। दो सौ से 300 बड़े। ठीक है। प्रत्येक वर्षण पाली में ये जो 200 से 300 बनती है, इनमें प्रत्येक में 2 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। कितनी? तो ये जो दिखा रखा ना, ये अंदर ये कुछ ऐसे होती हैं। समझ गए? 2 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलेंगे? शुक्र जनन नलिकाएं। क्या बोलेंगे? शुक्र जनन नलिका। क्या बोलेंगे? कितनी होती हैं? 2 से 3। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? टोटल कितनी हो सकती है? तकरीबन 900 तक। कितनी हो जाएंगी? 900 तक हो सकती हैं। ठीक है। समझ में आ गई बात? ये शुक्र जनन नलिकाएं आगे आकर 20 से 30 बन जाएंगी। कितनी बन जाएंगी? ये नलिकाएं आगे आती हैं और आपस में मिलकर सिर्फ 20 से 30 बन जाएंगी। पूरी 900 आगे निकलकर आपस में इकट्ठी हो जाती हैं और 20 से 30 बन जाएंगी। कितनी बन जाएंगी? ये 20 से 30 बन गई यहाँ पर। और ये 20 से 30 नलिकाएं इस मध्य विभाजक वर्षण को पार करते हुए, ये 20 से 30 शुक्र जनन नलिकाएं मध्य विभाजक वर्षण को पार करते हुए छोटे कोष्ठ में आ जाती हैं। कहाँ जाती हैं? और देखो, छोटे कोष्ठ में आकर ऐसा ही रंग ये है, छोटे कोष्ठ में आकर एक गुच्छा बना लेती हैं। ये गुच्छा बन गया ना, एक गुच्छा बना लेते हैं। इस गुच्छे को कहते हैं वर्षण जालक। क्या कहते हैं? वर्षण जालक। क्लियर? वर्षण जालक के शीर्ष से, अब क्या बोलोगे आप? वर्षण जालक के शीर्ष से 20 से 30 नलिकाएं निकलती हैं। ये 20 से 30, पहले तो 20 से 30 नहीं, 10 से 12। कितनी? 10 से 12 नलिकाएं निकलती हैं। इन्हें अपवाही नलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाही नलिकाएं। क्या कहते हैं? ये अपवाही नलिकाएं आगे आकर आदिवर्षण में खुल जाती हैं। किसमें खुल जाती हैं? ये आपका टॉपिक कंप्लीट। पानी पी ले, जा पी के आजा। देखो, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। ठीक है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका वेजाइनेलिस। कौन सी होती है? वेजाइनल। ये सबसे बाहर की लेयर होती है, कुछ इस तरीके से दिखाई हुई है। ये सबसे बाहर की लेयर होती है।
ये लगभग पूरे वृषण को कवर करती है, केवल इसकी पश्च सतह को छोड़कर, क्योंकि पश्च सतह से स्पर्मेटिक कोड जो होता है वो वृषण में प्रवेश करता है, इसलिए पीछे की सतह ये छुटी हुई होती है। ट्यूनिका वेजाइनलिस खुद दो परतों की बनी होती है, पेराइटल और विसरल। कौन कौन सी परतों की? पेराइटल और विसरल। ट्यूनिका वेजाइनलिस के जस्ट नीचे होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया पूरे वृषण को कवर करती है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया पूरे वृषण को कवर करती है। यह श्वेत होती है और सघन होती है। इसकी पश्च सतह मोटी होकर ऊर्ध्वाधर पट बनाती है। ये इसे मध्य विभाजक वृषण कहते हैं। अब मध्य विभाजक वृषण जो होता है ऐसे जैसे बनते ही वृषण को दो भागों में बांट देता है असमान में, एक बड़ा कोष्ठ और एक छोटा कोष्ठ। बड़े कोष्ठ के अंदर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया फिर से अनुप्रस्थ रूप से धस जाती है ऐसे, और बड़े कोष्ठ को अनेक छोटे छोटे कोष्ठों में बांट देती है। इन्हें हम कहते हैं वृषण पालियां। क्या कहते हैं? और कितनी बन जाती हैं? 200 से 300। प्रत्येक वृषण पाली में 2 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? शुक्र जनन नलिकाएं। ये शुक्र जनन नलिकाएं अगर टोटल इनकी बात करें तो लगभग 900 के लगभग हो गई है। कितनी हो गई? 900 के लगभग। ये शुक्र जनन नलिकाएं आगे आकर बाहर निकलकर वृषण पालियों से बाहर निकलकर 20 से 30 सीधी नलिकाएं बनाती हैं। ये 10 से 12 यहाँ 20 से 30 सीधी नलिकाएं बनाती है। ये 20 से 30 सीधी नलिकाएं मध्य विभाजक वृषण को पार करते हुए छोटे कोष्ठ में आ जाती है और यहां पर आकर आपस में एक गुच्छा बना लेती है। इस गुच्छे को क्या कहते हैं? वृषण जालक। वृषण जालक के शीर्ष से अब वापस से निकलती हैं कितनी बनकर? 10 से 12। 10 से 12 निकलकर द्विवर्षण में खुल जाती हैं। और ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो होता है इनको अंदर से आवृत करता है, वृषण पालियों को। किनको? अपना ध्यान आप यहाँ टिका के रखें कि हमें शुक्र जनन नलिकाओं के बारे में पता लग गया, इनकी लोकेशन कहाँ है। तो मैं आपसे इसकी लोकेशन पूछूं तो आप बता सकते हो कि वृषण के अंदर सर जो वृषण पालियां बनती है ना उनके अंदर होती है शुक्र जनन नलिकाएं। कहाँ होती है? वृषण पालियों के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक शुक्र जनन नलिकाओं का ही होगा, इसलिए इसकी लोकेशन आप जरूर याद रखें। अगला टॉपिक इसका रहेगा, शुक्र जनन नलिकाओं का ही रहेगा, तो इसकी लोकेशन आप याद रखें। बाकी ये हो गया आपका क्लियर। ये अधिवर्षण है, देखो ये अधिवर्षण दिखा रखा है। अधिवर्षण के 3 भाग होते हैं। ऊपर का शीर्ष अधिवर्षण क्या होता है? शीर्ष अधिवर्षण। ये जो होता है ये मध्य अधिवर्षण, और ये जो होता है ये पुच्छ अधिवर्षण होता है। टेल लिख रखा देखो, ठीक है। शीर्ष अधिवर्षण जो होता है, शीर्ष अधिवर्षण ये सबसे चौड़ा भाग होता है और वर्षण पे टिका रहता है ऐसे, और शुक्र जनन नलिकाएं इसी में आकर खुलती हैं अधिवर्षण के शीर्ष भाग में। ये मध्य भाग होता है, इस बॉडी से सटा रहता है और पीछे तक वृद्धि करता है। टेल जो होती है आगे जाके किसमें खुल जाती है? शुक्र वाहिनी में। वासा डिफरेंस का मतलब होता है शुक्र वाहिनी। क्या होता है? शुक्र वाहिनी में खुल जाती है। और शुक्र वाहिनी उदर गुहा में प्रवेश करके मूत्र नलिका के ऊपर से कुंडलित होकर शुक्राशय की छोटी नलिका के साथ मिलकर स्खलन वाहिनी बनाती है और फिर प्रोस्टेट ग्रंथि में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, वो फिर आगे का टॉपिक रहेगा अपना। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है।